अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान के जौहरी मंसूबे की जो कामयाबी का किस्सा है ना, वो अलिफ लैला की कहानियों से किसी तौर कम नहीं है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के मंसूबे का बाकायदा जो आगाज़ था वो 1973 में हुआ था, और उसके बाद एक सियासी क़यादत आती थी तो दूसरी चली जाती थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखा। दुश्मन इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचते नहीं देखना चाहता था, लेकिन भला हो उस सियासी और अस्करी क़यादत का जिसने इख्तलाफात के बावजूद इस मंसूबे को एक कौमी राज के तौर पर अपने सीने में दबा कर रखा, जब तक कि एटमी धमाके नहीं हो गए थे। और आखिरकार पाकिस्तान 28 मई यानी कि आज ही के दिन 1998 को एटमी क़ुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलिम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया था। और 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागरी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके करके हमसाया और दुश्मन मुल्क भारत की बर्तरी का गरूर जो वो हमेशा के लिए खाक में मिला दिया था। और यही वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी तजुर्बात करके मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। और पाकिस्तान के इस इक़दाम को अमेरिका, यूरोप की तायद हासिल नहीं थी उस वक्त, और यही वजह थी कि जो अमेरिका के उस वक्त के सदर थे क्लिंटन, बरतानवी वज़ीर आज़म थे टोनी ब्लेयर, और जापानी वज़ीर आज़म मोतो ने पाकिस्तान पर बहुत दबाव डाला था कि पाकिस्तान जो वो एटमी धमाका ना करे, वरना उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर ली जाएंगी। और भारत जो था वो अपनी बर्तरी के ख्वाब देख रहा था उस वक्त, और वो एटमी धमाके कर भी चुका था। फिर 28 मई 1998 का दिन आया जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुश्मन की बालादस्ती को चकनाचूर कर दिया था, जिस तरह हमने पिछले दिनों की है। वैसे तो गुज़श्ता कई साल से हम आज का दिन यानी कि यौम तकबीर मना रहे हैं, लेकिन इस साल का जो यौम तकबीर है, आज का दिन है, वो मार्का हक के तनाजुर में दोहरी खुशियाँ लाया है हमारे लिए, जिस पर हमारी एटमी सलाहियत होने के अमली नताइज भी सामने आए हैं। और पाक फ़ौज ने 10 मई को दुश्मन को एक मरतबा फिर शिकस्त फाश से 2-4 किया था। और आज का दिन जो है वो हमें अपने कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने, मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निमटने के अज़्म को दोहराने का दिन है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम इस दिन को सिर्फ़ एक तकरीब के तौर पर नहीं, बल्कि एक कौमी यकजहती, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और ख़ुद इन्हिसारी के जज्बे के तौर पर भी मनाएं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और आज ये पूरा दिन इसी तरह रहेगा, मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ होगा मुल्क भर में। और चूँकि आज आम तातील भी है यौम तकबीर के हवाले से, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन आज का दिन हम सब के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, कह लें कि आज का दिन यौम तकबीर के हवाले से। तो आज पूरा दिन यौम तकबीर के हवाले से मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। आज का दिन मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ होगा, और उसका अहवाल भी वक्तन फ़वक्तन लाहौर न्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहेगा। तो जनाब, पाकिस्तान को जौहरी ताकत बने हुए आज 27 साल हो गए। तो आज का दिन आप लोगों को भी और हमें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब, मुश्किल वक्त ना हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया, आप लोगों की ज़िंदगी में भी आता होगा। और ऐसे लम्हात में ना हम ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, कमज़ोर और बेबस भी कभी कभार महसूस करने लग जाते हैं। लगता है ऐसे जैसे अब कुछ भी नहीं बदलेगा हमारी ज़िंदगी में, जैसे हर दरवाजे ना हमारे लिए बंद हो गए हैं। लेकिन असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब इंसान हार मानने के बजाय रुक कर एक सांस लेता है और ख़ुद से कहता है कि नहीं, मैं टूटा ज़रूर हूँ मगर बिखरा नहीं हूँ। उम्मीद की किरण बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, बस हमें उसे देखने, समझने और जगाने की ज़रूरत है। जो लोग हार नहीं मानते अपनी ज़िंदगी में, वो वक्त को बदलना सीखते हैं। ख़ुद को मोटिवेट कैसे किया जाए, कैसे अपने हालात को बदला जाए, क्यों कर असल जीत तब होती है जब हम हार मानने के बाद
कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, ये असल जीत होती है। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ गुजरा है या फिर अभी आप इस फेज़ से कह रहे कि लड़ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनसे बात कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ज़िंदगी में अगर बार बार आपको हार का सामना करना पड़ता है तो फिर आपको किस तरह अपने आप को दोबारा से कह ले कि कोशिश के लिए और कामयाबी के लिए कोप अप करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे लिए दोहरी खुशी है, एक तो मार का हक जो हमने किया, दूसरा यौम तकबीर भी है जिसकी वजह से मार के हक में ज़्यादा शानदार कामयाबी मिली है। बेशक ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब आज हमने बात करनी है कि ज़िंदगी में जब मुसलसल नाकामी का सामना हमें करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, मुझे लगता है ये हर इंसान के ज़िंदगी में एक फ़ेज़ आता है ऐसा कि जब आपको बैक टू बैक नाकामी होती है, बैक टू बैक फेलियर होता है, आप गिरते हैं फिर आप संभलते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि अब शायद कुछ भी नहीं रहा है, हमारे पास इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, हर दरवाज़ा बंद हो गया है। तब हमें किस तरह अपने आप को जो है ना दोबारा से बकअप करना चाहिए, दोबारा से मोटिवेट करना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर? एक जो सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए। हम चीज़ों को जर्नलाइज करने के आदी हैं। अच्छा। सारी औरतें ऐसी होती हैं। अच्छा। सारे मर्द ऐसे होते हैं। ठीक है। मतलब ये हम सुनते हैं ना हाँ बात, जी, अच्छा वो ऐसे जर्नलाइज का टैग लगा देते हैं। हाँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है। अब अभी आपने फिक्रा बोला कि ऐसी ज़िंदगी में बंदा फेज़ आता है कि बंदा मुसलसल नाकाम होता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा जो मुसलसल एक दिन भी नाकाम हुआ हो। अच्छा। अब इसे इस अंदाज से देखते हैं। मसलन जब मैं सुबह उठा, मैंने चलने की कोशिश की, मेरी टांगों ने मेरा साथ दिया, ये मेरी पहली कामयाबी थी। ठीक है। मैंने खाना खाया, उसने डाइजेस्ट कर लिया, मैं इधर भी कामयाब हो गया। मैं वॉशरूम गया, मैं तैयार हुआ, दोस्तों से मिलने के लिए गया, मुझे टाइम मिल गया, मेरे माँ बाप ने मुझसे बात की, मेरी बेगम ने मुझसे बात की, मेरे बच्चों ने मुझसे बात की। क्या ये नाकामी है? नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हम नहीं सोचते हैं ना, हम इनको तो कामयाबी के जुमरे में लेकर ही नहीं आते। इसीलिए बुलाया ना कि मैं बता दूं कि सोचा करो। वही चीज है ना कि हम इसको हमें लगता है जो करियर में हमें कामयाबी मिलती है ना, वो ही सिर्फ कामयाबी है। वही कह रहा कि 24 घंटे में हमने शायद 2400 कामयाबियां हासिल की हैं और 1, 2, 5 या 10 जगह पे हम नाकाम हुए। ये 1% भी नहीं है उससे, पहली बात तो ये है। अब आगे चलते हैं कि जो चलो 1% भी है वो भी क्यों है। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले कुरान पाक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना, सबसे बड़ी वो जन्नत का हसूल है। और छोटी छोटी कामयाबियां वहां तक लेके जाती हैं। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम्हें यूं ही जन्नत का दाखिला मिल जाएगा, यानी तुम यूं ही कामयाब नहीं हो जाओगे। आगे क्या है, हालांकि इससे तुम पर वो नहीं गुजरा जो तुमसे पहले वालों पर गुजरा। और उसमें आगे साथ है क्या क्या, भूख, फाका कशी, आमदनियों के घाटे, जान का डर और पता नहीं कौन कौन से डर हैं जिस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे। ये सब इतने शदीद थे कि अल्लाह का पैगंबर और उसके साथी भी चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो जब अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के पैगंबर के साथी वो भी सारे फेज से गुजरे, इस हद तक उन्होंने समझा कि शायद हम नाकाम हो गए कि वो अल्लाह की मदद के लिए चीख उठे। तो मैं और आप किस खाते में आते हैं, ये है पहली बात। ये कामयाबी का रास्ता है ज़िंदगी। जब मैं और आप पढ़ते थे ना स्कूल में, थोड़ा ही फर्क है, 1-2 साल का हम दोनों का, याद है आपको? तो अच्छा हाँ जी, डिनाई नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, डिनाई नहीं कर सकती आप। हमारे सामने जब पेपर आता था ना, ऊपर लिखे होता था कि 5 सवाल है, 10 सवाल हैं, तो कोई से 5 करें। हाँ, और लिखा होता था कि पहला सवाल लाजमी है। वो जो पहला सवाल लाजमी है वो ज़रूर करना होता था। तो ज़िंदगी में इस फेज से गुजरना कामयाबी का लाजमी सवाल है, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इस आयत की रोशनी में तो ये बात साबित होती है। इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल नाकामी ना हो। वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, फैमिली का प्रेशर ना हो, कैरियर का दबाव ना हो, मेरी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री हो जाए। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा, कब्रिस्तान चले जाएं। दैट इज द प्लेस वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम। वहाँ और तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आगे एक अलग से अलग दुनिया शुरू हो जाती है। इस दुनिया के प्रॉब्लम्स वहां पर जाकर खत्म हो जाएंगे। अगर आपने इस दुनिया में रहना है तो आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप फिर हल क्या है?
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखे जाएं। अच्छा, ये मसला है ना, हम प्रॉब्लम कर लेते हैं ना, हमें कोई नाकामी हो जाती है, हम उससे सबक नहीं सीखते हैं, हम वो नाकामी या वो मसला या वो गलती बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारी फिर ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली एज बढ़ती जाती है, वक्त हमारे पास रहता नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और फिर हम कहते हैं जी हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे और हम कामयाब नहीं ठहरे। अच्छा, जो आपने फिक्रा भी बोला, इससे मुझे एक कॉल याद आ गया अंग्रेजी का, कहते हैं कि देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। ठीक है। अच्छा, वो फेलियर जिसे आपने फेलियर समझा, वो फेलियर नहीं है, आपने अटेम्प्ट की, कोशिश की, असल में उस कोशिश का नतीजा है फीडबैक। तुमने कोशिश ठीक नहीं की, सही, इसका रुख चेंज करो, कोशिश ज्यादा करो, ज्यादा जोश से करो, इनपुट ज्यादा दो, वसाइल ज्यादा इस्तेमाल करो। एक्चुअली फेलियर जिसे आप फेलियर कह रहे हैं वो एक नतीजा है जो आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको आगे जाने के लिए क्या करना है। अब अगर आप उस फीडबैक से फायदा नहीं ले रहे, उन गलतियों से सीख नहीं रहे, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। ओके। एक्चुअली गलती आपको ये सिखाती है कि इसी काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। अगर आप गलती नहीं करेंगे, पहली अटेम्प्ट में ठीक हो जाएंगे, तो फिर आप उस काम को बेहतर कैसे कर सकेंगे। अब मैं एक सवाल, जिस तरह हमेशा होता है, मैं आपका रोल छीन लेता हूँ, मैं छीन लेता हूँ आपका रोल जो है ना। जी जी, कोई बात नहीं। कोई जिंदगी में ऐसा काम मुझे बता दें जो आप आज बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं और उसकी बुनियाद में गलती नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है। अगर बोल रही हैं तो पीछे सही बोलना नहीं आता था, चल फिर रही हैं तो पीछे चलना नहीं आता था, बिल्कुल। गाड़ी चलाती है तो पहले साइकिल नहीं चलाना आता था, चेक्स के ऊपर गाड़ी अभी भी नहीं आती अभी भी नहीं आती, चलें अब ये सीख लें ताकि सड़क पर लोग मोहतात होकर चलें। अच्छा, आप आज साइन कर रही हैं चेक्स के ऊपर, तो पहले आपको गिनती लिखनी भी नहीं आती थी। हमारी कल की गलतियां हमारी आज की कामयाबी की जामिन हैं। इसका मतलब है कि जब गलती आती है तो ये खुश हुआ करें कि मुझे इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने का, सीखने का, इम्प्रूव करने का मौका मिला है। तो ये जब तक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होगा, आप उसे सीखेंगे नहीं, उससे ग्रो नहीं करेंगे। जो आपने ज़मीन पर गिरने की बात की, आप इंट्रो में भी बता रही थी, ज़मीन पर गिरना कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर कर ना उठना प्रॉब्लम है। हाँ, exactly। आप 100 दफा गिरे और 100 दफा उठ के खड़े हो जाएं। हाँ। हर उठना आपको पहले से मजबूत करता है, पहले से ताकतवर करता है, और वो आपको कामयाब भी करता है ना, वो आपको कामयाब करता है। तो गिरना जिंदगी का हिस्सा है, गिरकर ना उठना या उठना ये आपकी चॉइस है। अब ये फैसला आपने करना है कि हमें अपनी चॉइस में से पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपके पास भी आते होंगे ट्रेनिंग के लिए भी डॉक्टर साहब, के वो हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी सूरत में हो जाए, वो कहते हैं जी ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता है, वो अपने दिल को लगा लेते हैं, मतलब वो बहुत सारा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, उस हार को इतना दिल पे लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख की, एक इस्लामी तारीख की, आलमी तारीख की बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनसे मंसूब एक कौल है, वो कहते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। अच्छा, अगर सब कुछ ही आप कर सकते हैं, जो आपने कहा कि मैंने कर लिया, तो रब भी तो कहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं कहता। तो जब आप कोई काम करते हैं और आप समझते हैं कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, अल्लाह को पता है कि वो ठीक है कि नहीं। अब अगर उस रास्ते में आपको रोका जाता है तो इसलिए कि आपकी बेहतरी उसमें है कि आप उस तरफ ना जाएं, या पहले उसके कैपेबल हों और फिर उस तरफ जाएं। तो हमारा मसला ये है कि हमने कंडीशनिंग नहीं की हुई इमोशनल मसल्स की। हमने जिन चीज़ों का मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली ये चीज़ें हर घर में डिस्कस होनी चाहिए। माँ बाप को बच्चों से डिस्कस करनी चाहिए, और माँ बाप कहते हैं अगर इतने नंबर हैं तो मुझे बुलाना मत, मुझे शक्ल ना दिखाना आपकी। हम तो इस तरह की बातें घर में कर रहे होते हैं। अब जब बच्चे को पता है कि 1% मार्क्स कम आने के नतीजे में माँ बाप जैसा मोहब्बत भरा रिश्ता मुझसे छूट जाएगा, तो वो नाकामी कहाँ बर्दाश्त करेगा। तो ये हौसला देने की ज़रूरत है, बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि अच्छा है या बुरा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बुरे को ठीक करने के लिए खड़ा हूँ और अच्छे को मज़ीद अच्छा करने के लिए खड़ा हूँ। यही दोस्त है बाप का काम है कि हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाएं। हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अच्छा। कोई आदमी नाकाम हो जाता है तो हम उसे ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं, समझते हैं कि दुनिया भर की गलतियाँ इसी के अंदर हैं। और दूसरा ये कि कोई नाकाम हो जाए तो उसके रिश्ते भी छूट जाते हैं, इर्द गिर्द तो के आपके रिश्ते छोड़ देते हैं ना आपको कि अच्छा तुम्हारे पास अब कुछ रहा नहीं है। तो वो इंसान फिर वो वाला हौसला कहाँ से ले जो आप अपने बहन भाइयों से यहाँ पे वो इमोशनल सपोर्ट की जो बात करो ना कि सपोर्ट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे वो इमोशनल सपोर्ट ग्रुप्स होनी चाहिए, खा वो दोस्तों की शक्ल में हो, फैमिलीज की शक्ल में हो, असातिज़ा की शक्ल में, या सोसाइटी में वैसे ऐसे सपोर्ट ग्रुप हों जहाँ ऐसे लोगों को हौसला दिया जाए। जैसे मनशियात की आदी हैं, उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे उन्हें बाद में मोटिवेट किया जाता है। तो वो लोग जो वक्ती तौर पर किसी मंजिल पर नहीं पहुँच सके, वक्ती तौर पर उन्हें शिकस्त का मजा चखा,
वो वक्ती तौर पर है, उन्हें अब सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। हमारी अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में जब सैयदना रसूल करीम खुद साथ मौजूद होते थे, उस वक्त भी ओहद और हुनैन जैसे वाक़यात हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने उनसे सीखा और दुनिया ने देखा कि हमारा सीखा हुआ कितना शानदार और जानदार था। बेशक बेशक ऐसे ही है। लेकिन आजकल डॉक्टर साहब जो सोशल मीडिया की चमक धमक है उसमें हम सारे कहीं ना कहीं खो गए हुए, इन्वॉल्व हो गए हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मायूसी हमारे अंदर बढ़ जाती है। जो आपने कहा ना चमक दमक, तो वो मुहावरा हम बचपन में पढ़ते थे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो जिस आदमी को हम देख रहे हैं वो खुद भी फेक है। वो उस वक्त जो दिखा रहा है वो कुछ और है, उसकी जो एक्चुअल लाइफ है वो कुछ और है। फिर वो आपके सामने जो एक 1% लाइफ का लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वो पूरी दुनिया में 0.1% को भी मुयस्सर नहीं है। उसका नतीजा ये है कि हम यूटोपिया एक ख्याली शहर है जिसमें हर चीज़ जो है ना परफेक्ट होती है। अच्छा। वो यूटोपिया उसे कहते हैं। हमने एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है, एक ऐसे यूटोपिया क्रिएट कर लिया है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ वहाँ पर हो, जहाँ पे हमारे रिश्ते सिर्फ हमें जी हुजूर करें, आगे से कोई इसमें ना करे। माली मामला ऐसे हों कि जिस तरह जन्नत में है कि मैं ख्वाहिश करूँगा और चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद हम लगभग रब के थोड़ा नीचे तक के इख्तियारात मांगते हैं कि जो मैं चाहूँ वो वैसे हो जाए। तो फैंटेसी वर्ल्ड कुछ और है, रियल वर्ल्ड कुछ और है। तो रियल वर्ल्ड को बेस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। नाकामियाँ उसका पार्ट हैं, वो नाकामियाँ आपको सिखाएंगी, नाकामियाँ आपको बताएंगी कि आप हतमी नहीं हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मांगो, उसकी दुआ मांगो, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो। जब ये सारी चीज़ें ऐड होंगी तो तब वो ज़िंदगी बनेगी जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं। और ये सब के सब जो हमें देख रहे हैं, ये वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हासिल करना चाहते हैं, कीमत देने को तैयार नहीं। देखिए दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है जी, हत्ता कि आखिरत में भी कुछ फ्री नहीं है। ना जन्नत फ्री है, ना जहन्नम फ्री है। ऐसा नहीं होगा कि यार गरीब आदमी चलो जहन्नम में डाल दो फ्री में। जहन्नुम में जाने के लिए जहन्नुम की कीमत देनी होगी, बड़े बड़े गुनाह, बड़ा बड़ा शिर्क। इसी तरह कामयाबी की भी कीमत है, नाकामी की भी कीमत है। तो जब तक आप उसकी कीमत पे नहीं करेंगे आपको वो मिलेगी नहीं। और कामयाबी की कीमत है कई नाकामियों से उठकर खड़े होना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की। और इसलिए कभी भी हार से या नाकामी से जो है ना आपको कह ले कि घबराना नहीं चाहिए, कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, मेहनत हमेशा हर लिहाज से आप अपनी करें, पॉजिटिव रहें, मुस्बत सोचें, मुस्बत करने की कोशिश करें और इर्द गिर्द जो है माहौल अपना अच्छा रखें, तो इंशाल्लाह बरकत पड़ती है और अल्लाह पाक जो है ना वो मदद भी करता है, गायबी मदद करता ही करता है। आपको नहीं पता चलता कहाँ से उसका सहारा जो है ना हमें पकड़ा होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त आए कि आप आए। और जनाब वर्जिश ना हर उम्र के अफराद के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, इससे इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। अक्सर हमारे घर में जो मौजूद बुज़ुर्ग अफराद होते हैं ना, वो बैठे रहने की वजह से सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जिससे हड्डियों में, जोड़ों में और पट्ठों के जो मसाइल हैं ना वो जन्म लेते हैं। मुसलसल एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से आपको पता है कि जिस्म जो है वो आलस हो जाता है और इस सूरत में जोड़ और पट्ठे हरकत करना छोड़ देते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक्सरसाइज आपको बताएंगे जो कि हमारे घर के बुज़ुर्ग अफराद के लिए हैं और परफॉर्म करके भी आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह घर में ही रह के, वो बाहर तो नहीं ऑब्वियसली जा सकते, जिम भी नहीं जा सकते हैं, तो वो घर में रह के ऐसी कौन सी छोटी छोटी जो एक्सरसाइज हैं वो कर सकते हैं ताकि वो एक्टिव अपना लाइफस्टाइल जो वो बना सके। तो इस पर बात करने के लिए अना ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। अना आपको वेलकम कहते हैं जागो लहर में, कैसी हैं आप? ठीक है अना, हमारे घर में जो मतलब हम बच्चों के वाले से बात करते हैं, यंगस्टर्स के वाले से भी बात करते हैं, ख़वातीन के वाले से भी हमने बात की है। आज हमने बुज़ुर्ग अफराद के वाले से बात करनी है, बिकॉज उनका भी लाइफस्टाइल एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 40 या 50 हमारी पट्ठों के प्रॉब्लम, मसल्स के प्रॉब्लम निकल आते हैं, हड्डियों के मसले निकल आते हैं। तो उनके लिए एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी मदर्स हैं वो तो 40-50 के बाद तो बिल्कुल ही जो है फिर बहुएं आ जाती हैं, वो बिल्कुल ही बेड के साथ हो जाती हैं। और इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद उनका भी कोई एक्टिविटी नहीं रह जाती लाइफ में, तो उनके मसल जो है या तो वो बैठे रहते हैं या तो वो लेटे रहते हैं। मसल जो एक जगह पे वो जो है स्टिफनेस को बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में फील होने लग जाती है कि सुबह उठते हैं तो पाँव नहीं नीचे रखा जाता,
या उठते हैं तो करवट नहीं ली जाती। तो ये सारे मिसाइल किसी एक के साथ नहीं है, हर जो हमारे बुजुर्ग हैं ना उनके साथ है, चाहे वो हमारे घर में या कहीं पे भी हैं। तो उनके लिए आसान एक्सरसाइजेज है, बहुत आसान है। देखने में लगता है कि ये इससे क्या होगा, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा कि आप जब सुबह उठते हैं, एक तो करवट लेके उठे, ठीक है, और उठते साथ ही जो है अपनी बॉडी को टैप करें अपने हाथ से ही अपनी बॉडी को। ये खाली बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, ठीक है। आप इसको बेड योगा भी कह सकते हो, ठीक है। पूरी बॉडी को जो है आप टैपिंग करें अपने, और पूरी इसी तरह से हाथ ऊपर करके अंडर आर्म्स में अपनी टैपिंग करें, या सारी इसी तरह से साइड, दोनों साइडों पे आप करें, मतलब ओवरऑल बॉडी को आप टैप करें, ठीक है। और आप सीधा अपना हाथ रखें, पिलो रखें अपने लैप में, और हाथों को, फिंगर्स को जो है आप फील करेंगे कि आपकी पूरी रिस्ट में स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। इसको आप करेंगे, ठीक है। और ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनको आप यूँ करेंगे, ठीक है। कोई भी आप मसाज क्रीम ले लें, ऑयल ले लें, यहाँ पे आप सर्कल करेंगे इसको, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का काम है, जिसमें आप खुद को फील करोगे कि यार मैं जो है ना अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे ना इस वजह से, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भी हमें, मतलब खास तौर पर जो डायबिटीज़ के हैं उनके ना मसल्स खिंच जाते हैं, उनके फिंगर्स ऐसी टेढ़ी मेढ़ी से हो रही होती हैं, तो उनके लिए ये है कि सॉफ्ट सी बॉल ले लें। बॉल नहीं है तो कोई भी सॉफ्ट सा ऐसा कोई भी आप स्टॉलर या कोई कपड़ा ले लें, उसको आपने हाथ में पकड़ के ये एक्सरसाइज रखें सही। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाली कर लें, या आप ये मोमेंट टैपिंग करें या मोमेंट रखें आप अपनी बॉडी की, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो हमारे शोल्डर्स में पेन आ रहा है, तो उसमें जो है आप सिंपल जो है हाथ रखें और प्रेशर करें, अपने कान को अपने शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करें। ये 5 स्टेप आप कर लें, ठीक है। इस तरह से 10 सेकेंड आप स्ट्रे करें, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम सलाम फेरते हैं, इसी तरह से सलाम फेरते हुए ऐसे आप प्रेस करें खुद को इस तरह से। ये शोल्डर के लिए, कि ये शोल्डर में स्टिफनेस आ रही होती है, इसकी वजह से बैक पे भी जा रही होती है, नेक में पेन आ रही होती है, तो ये उसके लिए, ठीक है। और अप और डाउन, रुमाल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। बार बार मैं इस चीज़ का इसलिए जिक्र करती हूँ कि बहुत जो है यूजेबल होता है स्टॉलर। नेक में पहन लें आप उसको, और नीचे हाथ करें और ऊपर बैक पे ये स्ट्रेच करें। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। ये तो बैठे बैठे आपने बता दी है कि किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। अब आप जरा डेमो में भी आते हैं, डेमो हमें करके दिखाएं कि हम लोगों ने किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। और ख़ास तौर पर जो हमारे घर के बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें, तो कहते हैं बेटा अब हमारी वो उम्र नहीं रही है कि जिसमें हम एक्सरसाइज करें या जिम जाएं। तो हमने आपके लिए वो भी जुगाड़ लगा लिया है। हम आज आपको बताएंगे कि आपने घर पर बैठ के किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप बहाना ना निकाल सके। तो अना हमें बताने लगी है कि हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज हमने किस तरह की करनी है। जी अन्ना। अच्छा जी, आप जब आप उठ के बैठते हैं, जब आप बेड पे भी बैठे हुए हैं, तो आपने अपने पाँव को सीधा कर लेना है, ठीक है, और अपनी टो को अपनी शिन की साइड पे फोल्ड करना है, और ना डाउन, अप साइड पे और डाउन साइड पे, ठीक है। और हमारी लेग के लिए, आपकी शिन के लिए, आपकी लेग के लिए। बहुत सारे जो कहते हैं ना हमारे हील में पेन है, और बहुत सारे को जो है घुटनों में भी पेन आ रही होती है, ये उनके लिए भी है, ठीक है। अपनी शिन की तरफ लाएं, डाउन, और सर्कल मोशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। पाँव नीचे रखें, ऊपर उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं। अगर आप खड़े होकर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते, घुटनों में पेन है, तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं, उसके एज पे बैठ जाएं, चेयर के एज पे बैठ जाएं, और आराम से जो है ठीक है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो मैं अभी आपको बैठे बैठे नेक का बता रही थी, जी, उसके लिए आप सिंपली स्टॉलर ले लें, अगर आपके पास बैट्स नहीं है तो ये चीज़। अच्छा, मतलब स्टॉलर को आपने आगे स्ट्रेच करना है, और आप गर्दन को आपने पीछे को करना है, और इस तरह से रखेंगे अपने शोल्डर्स पे, और स्ट्रेच करेंगे। इससे आपकी बैक की पेन भी जाती है, आपके ये शोल्डर की भी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है, जो लेटे लेटे कहते हैं कि जी हम लेटे लेटे क्या करें। सिंपल, आप अपने दोनों टोस को अपनी
शीन की तरफ खींचेंगे, ठीक है, हाथ रखेंगे, कोशिश करें ऊपर उठाने की। अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग अफराद कर लेंगे? कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो तो एक लेग को आप बेंड करें, हेल्प भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक लेग को बेंड करें और इस तरह से उठाएं और शीन को स्ट्रेच करना आपने। और ये वाली पूरी जो एक्सरसाइज अभी आप कर रही हैं, ये हमारी बैक के लिए भी है, हमारी टांगों के लिए भी है? बैक के लिए भी है, ठीक है, ठीक है, और हमारी लेग के लिए भी और नी के लिए भी। जब आप ये करेंगे आपकी नी पे भी स्ट्रेच आएगा, ठीक है। और आप कोई भी अपना पिलो कुशन लें, आप अपने घुटने के नीचे रखें उसको, ठीक है। जब वो पाँव इतना हाइट पे आ जाएगा, हमारे यहाँ पे कुशन होगा, तो आपने हील को डाउन प्रेस करना है। ओके, ये आपकी नीज की पेन के लिए होगा। प्रेशर आपने नीचे की तरफ करना है, कोई जरक वाली एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और लेटे लेटे जो है इस तरह से बैंड्स आराम से मिल जाते हैं, सिंपल। ओके, जस्ट सही है, ठीक है, ठीक है। बहुत से हमारे घर में जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको फ्रोज़न पेन या फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। एक तो उस हवाले से आपने बतानी, और रिजल्ट जाने से पहले मैं बता के गई थी कि हमारी ख़वातीन है उनको बैक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है घर में? अच्छा, पहले तो बैक का ये देखना है कि आपका वेट कितना, ठीक है, चाहे वो यंग है या एजड है, आपने अपना वेट को मेंटेन रखना है, ठीक है। आपने अपनी डाइट को जो है वो पोर्शन में खाना है, उससे भी आपका बहुत सारा जो है ना वेट जो है आपका मैनेज हो जाता है कि भी ठीक है, आपको हाइट वाइज जो है आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है कि आपकी बैक में पेन जो आ रही है वो एक तो वीकनेस भी हो सकती है, एक एज फैक्टर भी होता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको थोड़ी बहुत जो है ये बैंड्स में इसलिए बार बार जिक्र करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो अब जो है आप इस तरह चेयर पे बैठ जाएं, ओके, ठीक है। पहले इसको पाँव में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आप बिल्कुल कंफर्ट होके जो है आप करेंगे। ये देखिए, वाह, जब हम ये वर्क करते हैं तो हमारे पूरा बैक पे जाता है, ठीक है। ओके, मतलब ये बैठ के करना है? बैठ के ये चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं? चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है, तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। बेस्ट है अगर आप खड़े होके भी कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो अल्टरनेट आपका, और ये आपकी बैक के लिए, आपकी बैक के लिए, हाँ। इसके अलावा आप इसी तरह से जो है आपने पाँव में इसको पहन लेना है, ठीक है। अब एक पाँव से आपने, अच्छा, एक पाँव में है और एक टांग के अंदर आ गया, ठीक है। आपके बैक पे, ये भी आपके बैक पे, आपके बैक के आपने जरक नहीं लानी, ठीक है। ये नहीं करना कि मैं 1 2 इस तरह करके जो है काउंटिंग, आराम बिल्कुल आराम से आपने करना है इसको, ठीक है। इस तरह से ये आप 10 रैप्स करेंगे और 3 सेट करेंगे, ठीक है। आप इसको डेली की रूटीन में शामिल करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात हम कर रहे थे फ्रोजन पेन की। वो उस पर बहुत सारे जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो वीकनेस की वजह से उनकी बोन्स में जो है वो ये पेन निकल आती है, ठीक है। ये इसके लिए जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें सबसे पहले जो है आपने बॉडी को जो है इस तरह से रखना है कि अगर आप लेटते हो, सोते हो, जब आप सोते हो तो आप जब करवट लेते हो तो आपने अपनी बाजू के नीचे पिलो रखना है, ठीक है। आपने एल्बो को और शोल्डर को सेम हाइट पे रख के सोना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है, अगर आप मेरी लेफ्ट पे है पेन तो मैं इसको इस तरह से आके, अब मैं इसको खुद नहीं मूव करूँगी, मसल को मूव नहीं करूँगी, बॉडी को ऐसे करूँगी। अच्छा, पूरी बॉडी को आपने पूरी बॉडी को मैं मूव मसल को मूव नहीं करना है, क्योंकि मसल ऑलरेडी पेन कर रहा है, ठीक है। बॉडी को मूव करेंगे इस तरह से। ऑलरेडी उस मसल के अंदर सॉरनेस है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो आपने उस मसल को मूव नहीं करना, बिल्कुल। और वॉल पे आप हाथ रख लें, ठीक है। आप वॉल पे हाथ रखें, इस तरह से वॉल पे आपने हाथ रखा है और वॉल पे हाथ रख के स्पाइडर की तरह अपर साइड मूव करें। इन केस आपको बहुत पेन है, आप नहीं कर पा रहे हो, सपोर्ट जितना आपका जा रहा है ना, जितना आपका जा रहा है, हाथ पे सपोर्ट दें और अपर साइड इस तरह, ठीक है, ठीक है। ये 2-3 एक्सरसाइजेस पेनफुल ज़रूर आपको लग रहा होता है कि पेन हो रही है, लेकिन करेंगे तो ही आपको जो है इससे रिलीफ मिलेगा। तो इसको डेली का जो है आप 5 टाइम्स कर लें, 10 टाइम्स कर लें,
आपकी जितना जो है आपको कंफर्ट फील करें, कंफर्ट फील कर रहा है, जिस टाइम भी आपको मौका मिल रहा है ना आप उस टाइम कर लें, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो आज हमने बात की है कि हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको भी हमने एक्टिव लाइफस्टाइल जो है ना अपनाना है, उन्होंने भी, ताकि उनकी उम्र भी बढ़े साथ ही साथ और वो हेल्दी जो है ना वो भी रहें। तो अना हमारे साथ मौजूद है ना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप आई और ये डेमो भी आपने करके दिखाया है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में एक निस्बतन नया मगर तेज़ी से सामने आने वाला एक टॉपिक है। चंद रोज़ पहले तक आम पाकिस्तानी शहरीना इसकी तफसीलात से या तो नाआशना थे या फिर शक व शुबहात में मुब्तला थे। ताहम दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई मकबूलियत, ख़ास तौर पर अमेरिका, यूरोप और मशरक़ी एशिया में इसके इस्तेमाल की अफादियत को देखते हुए पाकिस्तान ने भी इस मैदान में कदम रखने का फ़ैसला किया और इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है, जिसने ये दावा किया है कि सिर्फ 50 दिन में पाकिस्तान को क्रिप्टो सिफारतकारी, ज़ाब्ता साजी और आलमी रवाबत के मैदान में सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े इंडियन मीडिया इदारे भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो पॉलिसी में सिफारती और इक्तिसादी बरतरी हासिल कर रहा है। अब ये पेशरफ्त पाकिस्तानी डिजिटल मशीयत को खित्ते में क़यादत का मौका फराम कर सकती है। दूसरा ये कि हमने आपको बताने कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो माइनिंग क्या है, इसका पाकिस्तान की डिजिटल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। काशिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू जी। वालेकुम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो बताइए, जो क्रिप्टो करेंसी की इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं और धूम मची हुई है, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? बड़ी खुशाइन है जी ये एक सोच इनकी, और हम इसको वेलकम करते हैं। ये इससे पहले ही इनको डिसीजन ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब आप दुनिया के साथ लग के चलते हैं आप ग्रो करते हैं, तो जहाँ दुनिया जा रही है तो उसमें अंदर होना चाहिए। अब इन्होंने जो है पाकिस्तान काउंसिल बनाई है, क्रिप्टो काउंसिल, तो ये भी बहुत अच्छी बात है और इसको लीगलाइज कर रहे हैं। स्टेट बैंक इसको ओन करना चाह रहा है। अब ये है कि क्रिप्टो बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है, इसको ये समझना पड़ेगा ना, इट्स अ डिजिटल करेंसी। और इसकी उतार चढ़ाव हैं, जैसे एक ट्रेडिंग है प्रॉपरली, और उसके अंदर आप काम करते हो, आप सेल करते हो, परचेज करते हो, आप ग्राफ को नोट कर रहे होते हो कि कितना ग्राफ ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। जब ऊपर जा रहा होता है तो आपकी सोच होती है, आपका डिसीजन होता है कि मैं इसको कहाँ पर सेल आउट कर दूँ। और जब वो नीचे आ रहा होता है तो तब भी आपकी डिसीजन है कि इससे पहले कि मुझे कोई लॉस हो या मैं इससे फ़ायदा ना हासिल करूँ तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो ये एक फुल टाइम मेरे हिसाब से जॉब है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस इसको हवा में छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसको पहले समझना पड़ेगा, समझने के बाद आप इसमें आएँ तो डेफिनेटली इसमें हर इंडिविजुअल का बहुत फ़ायदा है। अच्छा। और देखिए, अब काफ़ी लोग पहले काम करते थे दुबई से, बाहर से, तो अब तो हमारे मुल्क में रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, तो अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई नॉट कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसका फ़ायदा, मतलब अब ये लीगल फ्रेमवर्क की तरफ जा रही है अगर पाकिस्तान में बात की जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। लेकिन ये जो क्रिप्टो माइनिंग की बात की जा रही है, ये भी इसी जैसी कोई चीज़ है या इसी का कोई एक पहलू है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझने वाली चीज़ है कि माइनिंग है क्या। देखिए, एक है सेलर, एक है बायर, इसके सेंटर में जो माइनिंग हो रही है वो क्या है? अच्छा। एक्चुअली वो जो माइनिंग है वो प्रोसेस है सारा, जो ब्लॉकचेन बना रहा है। ठीक है। यानी सेलर ने आपको सेल किया और परचेजर से पहले वो निज़ाम गया आपका माइनिंग के थ्रू। माइनिंग मींस के ये ऐसी माइनिंग नहीं है कि हम कोई पहाड़ को खोद रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। उस मैकेनिज्म में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स इन्वॉल्व है जो कि आम कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। यानी पहले माइनिंग हो जाती थी एक ज़माने में
जब आप सीपीयू से कर लेते थे। अब जो माइनिंग हो रही है उनके बाकायदा कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो बड़े महंगे होते हैं और लोग उस माइनिंग को बनाने के लिए करोड़ों रुपए भी लगाते हैं और करोड़ों डॉलर्स भी लगते हैं। अब वो माइनिंग की एक ऐसे भी है कि लोगों ने माइनिंग फॉर्म्स बना ली हैं। अच्छा। फॉर्म का मतलब कि वहाँ पर उन्होंने एक प्रॉपर, अगर कोई बड़ा सिस्टम होगा तो फॉर्म की सूरत बन जाएगी, तो उसके अंदर उन्होंने वो माइनिंग मशीन्स लगाई हैं जहाँ क्रिप्टो की जो है करेंसी वो क्रिएट होती है और वो डाटा एनालाइज होता है और उसकी जो उसके एल्गोरिथम है उसकी जो डिफ़िकल्टी है उसको जब वो ठीक करता है और उसको वो सॉर्ट आउट करता है तो उस प्रोसेस को बेसिकली माइनिंग बोलते हैं। वो एक माइनिंग सेंटर है, माइनिंग फॉर्म है, माइनिंग मशीन्स हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी लेती हैं, बड़ी हैवी, यानी उसकी बाकायदा रेशो होती है कि आपने जितना महंगा सिस्टम लिया है जो उसको माइन कर रहा है आपकी क्रिप्टो को और फिर आप तक पहुंचा रहा है, तो उसको वो बाकायदा जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका एल्गोरिदम की डिफ़िकल्टीज को वो इजी करके फिर वो आपको मतलब ठीक करके फिर वो आपको बिटकॉइन भेज रहा है। तो वो बिटकॉइन बेसिकली जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो जितना हैवी सिस्टम उतने बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं और उस हिसाब से अच्छा वो जो माइनिंग कर रहा है, यानी फर्ज करें आपने एक माइनिंग सिस्टम लगा लिया तो आपको रिवार्ड दिया जाता है बिटकॉइन की तरफ से। ठीक है। वो रिवार्ड्स अलग मिलते हैं। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट में भी कॉन्सेप्ट है। नहीं तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की माइनिंग का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर हो सकता है? बहुत हैवी मुस्तकबिल है। अच्छा। हार्डवेयर का भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर भी तो इन्वॉल्व है ना। अब एक टाइम था जब सीपीयू से काम हो जाता था, अब उसके अंदर जीपीयूज लगते हैं। जीपीयूज का मतलब ये है कि वो बड़े हैवी मशीनरी, तो हमारे पास वो सिस्टम है यहाँ पे मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद है। ठीक है। आप चाहे आप लगा ले, मैं चाहूँ मैं लगा लूँ, तो फ्यूचर में देखें ना एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बनेगा। ओके। तो आपका हार्डवेयर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, आपका सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है। और जो परचेजर है वो परचेज भी कर रहा है, जो ट्रेड करना चाह रहा है वो ट्रेड भी कर रहा है और जो माइनिंग करना चाह रहा है वो माइनिंग की मशीन नहीं तो इसमें थोड़ा सा बताएं ना, खासतौर पे जो हमारे बेरोजगार लोग होते हैं यहाँ पर, जो महंगाई से तंग अफराद हैं, उनके लिए ये क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़ायदा होगा और वो किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर अगर वो इसमें काम करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप इसके अंदर ट्रेडिंग करें। ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग करके आप इसके अंदर आए। आपकी अब ट्रेडिंग में तो पूरी वो साइंस होगी ना। 20,000 रुपया अच्छा फर्ज करें, ठीक है, सेव किया हुआ, वो तो आजकल हर बंदे के पास 20,000 तो सेव होता ही है। अब 20,000 लगा लें। अच्छा 20,000 लगाकर आप 20,000 से क्रिप्टो करें, खेलें इसमें। अच्छा। उसको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा, उसको खेलें। अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं कि फर्ज करें आप बेरोजगार हैं, आपके पास कुछ नहीं है, बट सेविंग्स आर देयर। एक बंदे के पास मैं कहता हूँ 20,000 रुपया है, हालांकि एक क्रिप्टो इस वक्त तकरीबन 30 लाख रुपए का, जो कि पहले चंद हजारों में था। बिटकॉइन जो है, हाँ जी, बिटकॉइन जो था, बिटकॉइन भी है, फिर आपके और बड़ी करेंसीज हैं। बिटकॉइन की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो एक बिटकॉइन इस वक्त जा रहा है तकरीबन 30 लाख के करीब। तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास 20,000 सेविंग पड़ी हुई है, 10,000 सेविंग पड़ी हुई है, अब 10,000 लगा लें। 10,000 लगा के उस ट्रेड को समझें और उसके उतार चढ़ाव को जब आप समझते हैं तो आपके पास फिलहाल कोई काम नहीं है ना। अच्छा। तो मोबाइल तो है, ठीक है, मोबाइल तो हर बंदे के पास है, तो उस मोबाइल को पॉजिटिवली यूज करते हुए आप अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाकर वो इजीली बन जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, आपके पास 10,000 बचे हुए थे, 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लगा लें। अच्छा सपोज अब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कॉइन्स हैं इसके अंदर, बिटकॉइन की तरह बहुत सारे और भी कॉइन्स हैं। सपोज के अगर हमारे पास 20,000 है या चले 50,000 है, तो उन 50,000 के साथ हमें कहाँ पर और किस कॉइन में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने कॉइन्स हमें खरीदने चाहिए जो इन फ्यूचर हमें फ़ायदा दे सकते हैं? देखें कॉइन तो बहुत हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है, लेकिन काम उसमें करना चाहिए जो कि पहले जिनका पता हो कि इस पे काम हो रहा है। तो वो तो बिटकॉइन है, एलिथियम है, फिर आपका जो है वो डॉज है, इस तरह के काफ़ी सारे हैं बिटकॉइंस। लेकिन जो अभी नए हैं, अननोन हैं, तो वो मैं समझता हूँ बीइंग ए प्रोफेशनल के वो रिस्की काम है। तो जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसने अपनी रेपुटेशन बिल्डअप कर ली हुई है, तो आप उसकी तरफ जाएं बनिस्बत इसके कि कोई नए बिटकॉइन में आए। अब देखें ना इस वक्त पाकिस्तान में जो निज़ाम बन रहा है, तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमें क्या क्या देती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी दें, मेरा नौजवानों को मैसेज है, डू इट।
अच्छा, आपको लेकिन बहुत अभी फायदा अभी काशिफ साहब इसमें क्रिप्टो में कुछ पेचीदगियां भी है ना इसमें, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड होना है, दूसरा ये किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है, किसी बैंक के साथ मुंसलिक नहीं है, ये करेंसी खासतौर पे इसमें स्कैम होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसका भी तो ख्याल रखना है ना हमने। बिल्कुल रखना है, तो उसी के लिए तो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई है ना। बिलाल साहब कोऑर्डिनेटर बन गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, तो अब वो ज़ाहिर है ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो यही कुछ कर रहे हैं कि इनके वो जो लूप एंड्स हैं और वो जो स्कैम ना हो उसके लिए ज़ाहिर है वो फिर जब चीज़ आएगी तो हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे और फिर हम पब्लिक को बताएंगे कि यार ये सिक्योर है, इसकी तरफ आपने आना है, तो उससे फिर सबका फ़ायदा होगा। तो लेट्स सी इन द फ्यूचर क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब स्कैम तो हर जगह पर है। आपका आजकल बैंक के नाम पर स्कैम हो जाता है, तो वो तो फिर हमें समझ होनी चाहिए कि यार हमने ये इसका हिस्सा बनना है कि नहीं बनना। तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी बात है, जब आप इसको रेगुलेट कर लेंगे तो फिर आप सेफ हैंड्स में हैं। स्टेट बैंक इसको ऑन कर लेगा, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, हर इंडिविजुअल का फ़ायदा होगा। तो ये वो ज़रिया है। देखिए ना, इस वक्त जॉब होल्डर्स जो काम कर रहे हैं, इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं, वो साथ में बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था, यही बात मैं पहले कहा करता था कि वो इंडिविजुअल जो बाहर से काम कर रहा है, वाई नॉट कि वो अपने मुल्क से काम करें, इसको हमारे मुल्क में आना चाहिए। और अब ये एक जो कदम उठाया है, ये बहुत पॉजिटिव कदम है। अब वो जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर होती थी वो हमारे मुल्क के थ्रू जाएगी लीगलाइज होके, तो उसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। नहीं तो अब ये भी सवाल आएगा कि जी हम ये सीख कहाँ से सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, कहाँ से सीखें, कहाँ पर जाएं, तो ये क्या, इस हवाले से भी बताइए। ये भी बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें ये देखें, इसमें ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स ही तो हैं। अच्छा, तो स्किल्स जब ये रेगुलेट होगा और लीगलाइज हो जाएगा तो फिर सब करवाएंगे, सब ये स्किल है, इसको सीखो। अब देखिएगा फिर ये शुरू हो जाएगा हर जगह पर। अभी तो इलीगल चल रहा था ना, जब लीगल होके चलेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि हर तालीमी इदारे का जो है ये फ़र्ज़ है, उन अदारों का जो स्किल्स सिखा रहे हैं उनको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जो ये लोगों को सिखाएं, ठीक, और फिर बच्चे सीख के मेरे हिसाब से आएँ। डायरेक्टली अगर कोई करेगा तो उसमें लॉस के चांसेस हैं। नहीं तो अभी कहीं से कोई ऐसा इदारा या ऑनलाइन कोई नहीं सिखा रहा है? सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा लोग सिखा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो सिखाता है वो अपने हिसाब से करता है। और अगर कोई कोर्स डिज़ाइन होता है आपके मुल्क में तो वो भी तो रेगुलेट ही होगा ना प्रॉपरली, और उसके एक सिस्टम निज़ाम बनेगा, उसका कैरिकुलम बनेगा, उसका एक कोर्स आउटलाइंस बनेंगी, तो वो फिर प्रॉपर सही होंगी। बाकी कोई बैठ के यूट्यूब पे कह रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, तो वो अपने हिसाब से वो किसी के अंडर नहीं आ रहा, तो जो वो कहे वो सही है या गलत वो उसकी सवाबदीद है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग कोर्सेज की सूरत में भी लॉन्च करेंगे और बच्चों को आगाही देंगे इस चीज़ की कि उन्होंने करना क्या। ठीक है जी। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये इन फ्यूचर किस तरह का इम्पैक्ट होगा इसका डिजिटल मार्केट पर, तो इस पर बात करने के लिए काशिफ इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया था। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं, और जिस तरह शहर लाहौर में आबादी बढ़ती जा रही है ना, और इस आबादी के बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जिससे जो सबसे बड़ा मसला है वो फ़ज़ाई आलूदगी है, जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब गर्मियों में फ़ज़ाई आलूदगी कहाँ से है, तो गर्मियों में भी फ़ज़ाई आलूदगी है, बस वो अलग बात है कि हमें नज़र नहीं आती, बिकॉज़ सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है, बट फिर भी फ़ज़ाई आलूदगी है वो गाड़ियों के धुओं की वजह से होती है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर से मुज़रे सेहत धुआं निकलता है, और वो हमारी इंसानी जानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें ये है कि शहर में गाड़ियों के इमिशन टेस्ट का सिलसिला जारी है, और मुख्तलिफ मकामात पर 8 टेस्टिंग बूथ्स काम कर रहे हैं। इमिशन टेस्टिंग बूथ पर रोज़ाना 1000 से 1300 गाड़ियाँ जो है ना उनको टेस्ट किया जाता है। ये तो चले एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। दूसरी जानिब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोकने में ट्रैफिक पुलिस नाकाम है। हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं ना, तो ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, चालान किए जाते हैं, गाड़ियों को पकड़ा जाता है, खबरें आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं, गर्मियां आती हैं, तो ये चुप हो जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं बाकी चीज़ों के हवाले से, खिलाफ वर्जियों के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर ये वाला जो एक फैक्टर है ना, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। क्या वजह है, और इस पे बात कर लेते हैं, पुलिस क्यों नाकाम है इस चीज़ को लेकर। तो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ
स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, ये क्या हम लोगों ने एक बनाया हुआ है कि रात गई बात गई वाला, कि जी गर्मियाँ आएंगी तो हम इस चीज़ को भूल जाएंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, और जैसे ही सर्दियाँ आना शुरू हो जाएंगी हम जो है ना फिर वो राग अलापना शुरू कर देंगे, जी फ़ज़ाई आलूदगी आ गई, स्मॉग आ गई, फ़लाँ चीज़ आ गई, भट्टे बंद कर दो, गाड़ियाँ बंद कर दो। लेकिन ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होना चाहिए ना, कॉन्टीन्यूस जैसे कहते हैं जहद मुसलसल होनी चाहिए ये, कि अगर हमने अपनी फ़ज़ा को सेहत बख्श बनाना है तो। आपने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ निशानदेही की, और इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लाहौर की शाहराहों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, और वो इसलिए हैं कि वो अपनी गाड़ियों का एमिशन टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा। इसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, दूसरा इस वक्त प्रेजेंट चल क्या रहा है, और क्या ये प्रोजेक्ट कामयाब भी हो सकता है या नहीं। 2014-15 से 10 साल गुजर चुके हैं, शहर लाहौर स्मोक से सफ़र कर रहा है और मुसलसल सफ़र कर रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ हर गुजरते साल के साथ जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जब लास्ट ईयर 2024 में जो स्मोग आया, उस स्मोग की थिकनेस भी ज़्यादा थी, और पिछले माजी के जो तमाम रिकॉर्ड है वो भी उसने ब्रेक कर दिए। उस वक्त पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक की टीम से रब्ता किया और आलमी जो कंपनीज़ हैं उनसे रब्ता किया। उन्होंने लाहौर की जो स्टडी की, उस स्टडी ने बताया कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बुनियादी वजह गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोटरसाइकिल रिक्शों समेत दीगर जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं है। एक रिपोर्ट ने बताया कि 73% गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा हो रही है। दूसरी जो रिपोर्ट है उसने बताया कि ये तकरीबन 47% इसका किरदार है फ़िज़ाई आलूदगी में इन गाड़ियों का। तो उसकी बिना पर महकमा माहौलियात की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि हम, जिस तरह अभी आप फरमा रही थी कि ये तो एक जहद मुसलसल है, हम इसको पूरा साल ही क्यों ना शुरू करें। तो एमिशन टेस्टिंग का जो सिस्टम है वो शुरू किया गया। पहली दफ़ा जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जिस गाड़ी का मालिक मैं हूं या आप हैं या ज़ैद है या बकर है, उसकी गाड़ी का टेस्ट शुरू हुआ। इससे कबल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और दीगर जो गाड़ियां हैं, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जब लिया जाता है तो उस वक्त एमिशन टेस्ट हो जाता है। पहली मरतबा जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको कानूनी दायराकार में लाया गया। इसी तनाजुर में महकमा माहौलियात ने शहर में 10 मुकामात पर ये कैंप लगाए और वहां पर गाड़ियों का एमिशन टेस्ट शुरू हो गया। ये है अब तक का फार्मूला, जिसका मकसद है कि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाना है। ऐसी गाड़ियां जो धुआं दे रही हैं उनको कानूनी दायराकार में लेकर आना है। अब बात इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि क्या ये जो इनिशिएटिव था ये सफिशेंट है भी या नहीं। क्या लोगों को फैसिलिटेट करना, शहर की जो फ़िज़ा है उसको आलूदा होने से बचाने के लिए लोगों की तजलील करनी है। 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस एमिशन टेस्टिंग के हवाले से। ये किस तरह का निज़ाम वज़ा कर दिया। एक जो ट्रैफिक काउंट सर्वे है वो ये बताता है कि लाहौर की शाहराहों पर 54,10,000 गाड़ियां हैं। 1 दर्जन आपने एमिशन टेस्ट के ये स्टेशन नहीं लगाए, हर 2 सेकंड में आप किस तरह गाड़ी को चेक करेंगे। ये कौन सा निज़ाम आपने वज़ा कर दिया है। देखें, जो बंदा जिसके पास इस शहर में अपनी ज़ाती गाड़ी मौजूद है, वो किसी दफ्तर में काम करता है, उसकी और बड़ी मसरूफियत है, वो 3-3 घंटे आपकी लाइनों में लगा रहे, आपके वो कैंप के ऊपर लगा रहे। जब उसकी बारी आए तो तब आगे पता चले कि ओहो ये तो खराब हो गया, अब तो आप कल आए। कल वो सुबह उठे 6 बजे, दोबारा से आके लाइन में लगे। ये किस तरह का सिस्टम आपने बना दिया। फिर उसके बाद, क्योंकि अभी इसमें मोटरसाइकिल या जो मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको चिंची रिक्शा आम जुबान में बोला जाता, उसको नहीं बोला जाता, सिर्फ कारें हैं। तो ये जो कार है ये भी तो लाहौर की सड़कों पे 12 लाख चल रही हैं। उन 12 लाख गाड़ियों को आपने 12 स्टेशन के ऊपर, 12 टेस्टिंग सेंटर के ऊपर किस तरह चेक करना है। मतलब ये हुआ कि जो अदादो शुमार कुछ इस तरह कलेक्ट किए गए कि 15 दिन का टाइम दिया गया। एक सेंटर है और उसके ऊपर फी सेंटर 1 लाख गाड़ी रोजाना 15 दिनों में चेक करनी है। ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत की तरफ से जो प्लान किया गया वो उजलत में प्लान किया गया कि जल्दी जल्दी हम नेक नामी हासिल कर लें।
सबसे पहली बात यह कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जी। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें इसी मॉडल को ही अडॉप्ट किया जाता है और हर साल बाद लोगों ने अपनी गाड़ी का जब फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना होता है तो साथ में ये एमिशन को भी चेक करवाया जाता है। लेकिन अगर हर साल इसी तरह लोगों ने लंबी लंबी लाइनों में लगना है तो या तो लोग गाड़ियां रखना छोड़ देंगे या आपका मुल्क छोड़ देंगे। हाँ। वो फिर यहाँ पे काम लेकिन ये एमिशन टेस्ट का प्रोसेस क्या है, किस तरह कर रहे हैं? अब जैसे ये उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर स्टिकर सा लगा रहे हैं, तो वो आखिरी मरहला है स्टिकर लगाने का कि जी अब आपकी जो है ना गाड़ी बिल्कुल फिट है तो अब आप लेके जा सकते हैं, उससे पहले प्रोसेस क्या है, किस तरह वो चेक कर रहे हैं? बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने। लोगों की कंफ्यूजन है ये वाली कि हमने ये गाड़ी चेक करवा ली है, अब इसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले ये है कि कोई भी शख्स अगर वो जहद मुसलसल करके उस एमिशन टेस्टिंग पहुंच जाता है तो वहां पर एक गैजेट मौजूद है। उस गैजेट के जरिए गाड़ी को चेक किया जाता है। अगर वो धुआं छोड़ रही है तो उसको कहा जाता है कि इसको वर्कशॉप जाके ठीक करवाएं और दोबारा इसी लाइन में लगे। और अगर वो फिट है तो उसको एक स्टिकर लगा दिया जाता है और उस स्टिकर के ऊपर लिख दिया जाता है कि ये स्टिकर 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड है। 1 जनवरी 2026 से आपने अपनी गाड़ी का दोबारा टेस्ट करवाना है। 1 जनवरी 2026 से वो दोबारा लाइन में लगना शुरू हो जाएगा। उसके लिए अभी किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। अब उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या हो रहा है, इदारे भी अभी इस हवाले से नावाकिफ हैं। इदारों को भी पता नहीं है कि उन्होंने इस हवाले से क्या करना है। अब इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता था, इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। या जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जहाँ से रोज़ाना लाखों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो शहर में दाखिल होती हैं। लाइक मैंने एक ट्रैफिक काउंट सर्वे निकाला है जिसके तहत लाहौर के दाखिली रास्तों से रोज़ाना 6,93,000 गाड़ियां लाहौर में दाखिल होती हैं और लाहौर के 19 खारजी रास्तों से रोज़ाना औसतन 5,53,000 गाड़ियां शहर से बाहर जा रही होती हैं। या आप उस 19 पॉइंट्स को जो कि दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको कैटर करते और वहाँ पे पूरी फोर्स के साथ गाड़ियों की टेस्टिंग शुरू करते। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर विक्स सेंटर मौजूद हैं। ये विक्स सेंटर वो हैं जहाँ पर गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जहां पर हर गाड़ी ने बिल वास्ता या बिला वास्ता जाके चेक करवाना है और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट महकमा ट्रांसपोर्ट से हासिल करना है। अच्छा, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें एक ऐड ऑन कर लें पॉइंट कि ये सिर्फ हमारी गाड़ियों के लिए है या हमारे जो इदारों की गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, LWMC की गाड़ियां हैं, फिर बाकी गाड़ियां भी हैं जिनमें से धुआं निकल रहा होता है, उनके लिए भी है? देखें जी, जो पॉलिसी है ये तो हर एक के लिए इक्वल है। ये अलहदा बात है कि ये जो सरकारी गाड़ियां हैं इनको अभी तक किसी ने हाथ डाला नहीं, इनको चेक किया नहीं जा रहा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो कि प्राइवेट लोग उसके मालिक हैं, उनका धुआं कम होता है। जो डीजल गाड़ियां इस वक्त सरकार के इस्तेमाल में है, जिस तरह आपने निशानदेही की, ये डंपर हो गए, एक्सक्यूवेटर हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए या दीगर जो मशीनरी है जो डीजल पर चलने वाली है, जो अभी भी यूरो 2 के ऊपर कन्वर्ट नहीं हुई, ये हमारी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चेक कर लें, स्पीडो चेक कर लें, उसमें से भी कितना धुआं निकल रहा होता है। तो असल बात तो ये थी कि अगर आपने एहतसाब करना था तो आप घर से एहतसाब का अमल शुरू कर दे। आपने लोगों के ऊपर सबसे पहले तनकीद करना शुरू कर दी कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। तो क्या आप ठीक कर रहे हैं? मैं तो इस पॉइंट के ऊपर कहता हूं कि क्या महकमा माहौलियात जो कि लाहौर में गाड़ियों को चेक कर रहा है, क्या उनकी गाड़ियों का अभी तक एमिशन टेस्ट हुआ है? क्या उनकी गाड़ियां जो कि ऑपरेशन कर रही हैं उनके तो खुद वो धुआं छोड़ के फिजा को आलूदा कर रही हैं? तो पहले तो अपने घर की जो सफाई है वो करें ना, पहले अपने घर को बेहतर करें। इसी तरह बाकी जो दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है उनको चेक किया जाए। उसके बाद लाहौर में जो ट्यूबवेल्स, डिस्पोजल स्टेशन और सरकारी दफातर में जनरेटर्स लगे हुए हैं जो कि प्योरली डीजल के ऊपर हैं और उनमें गंदा डीजल इस्तेमाल किया जाता है, उनसे जो निकलने वाला धुआं, क्या उनको आपने कानूनी दायराकार में लेकर आए? आप लोगों को 3-3 किलोमीटर लाइनों में लगवा रहे हैं। खुदारा खौफ करें, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, अपनी फोर्स को बढ़ा लें। बिल्कुल, इसकी ऑनलाइन चले जाएं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे बना लें, लोग अपने वो अपॉइंटमेंट लें, जब उनका टाइम होगा उस वक्त वो आए, चेक कराएं और चले जाएं। इस तरह कतारें भी नहीं लगेंगी, लोगों का टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। आपके पास सारे आइडियाज हैं, इनके पास आइडियाज क्यों नहीं आते? मुझे हायर कर ले, मैं इनको बड़े अच्छे आइडियाज। देखिए
इन्होंने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इन्होंने हायर किए होते हैं थिंक टैंक, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो थिंक टैंक है वो सिर्फ टैंक बन के रह जाते हैं, वो थिंक नहीं करते। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है और इस पर इस तरह अमल करने की ज़रूरत है कि लोगों को आसानी हो और लाहौर की फ़िज़ा को भी आलूदा होने से बचाया जाए। लास्टली एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैन, कि जिस तरह हमने बात की कि स्टिकर्स लगा देते हैं फिटनेस चेक करने के बाद, अब वो वैलिड होगा 31 दिसंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उनको नया ये एमिशन टेस्ट कराना पड़ेगा। बिल फर्ज कि मैंने आज अपनी गाड़ी का टेस्ट कराया है, मुझे स्टिकर्स उन्होंने लगा दिया, महीने बाद 15 दिन बाद मेरी गाड़ी जो है ना वो काला धुआं छोड़ना शुरू हो गई है, तो अब उसका क्या प्रोसेस होगा? मैं तो ऐसे लेके फिरती रहूंगी कि भाई मेरे तो गाड़ी पे फिटनेस टेस्ट का स्टिकर लगा हुआ है, मुझे तो कोई नहीं रोकेगा। देखिए अभी तक सारी की सारी जो तवज्जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर दी गई है कि जितनी भी गाड़ियों की विंड स्क्रीन है वहाँ पर किसी तरह स्टिकर लगाकर जो अपनी नेकनामी है और जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको दिखा दिया जाए। अब बुनियादी तौर पर तो अभी जो रिसेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो महकमा माहौलियात की जो फोर्स है उसका इफ्तिताह भी किया, ये जो फोर्स है ये पेट्रोलिंग के ऊपर होनी चाहिए और इसकी नाकाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि नज़र आए कि वो धुआं छोड़ रही है और वो गंदा धुआं छोड़ रही है जो कि फ़िज़ा के लिए आलूदगी का सबब बन रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जिस चीज़ की आपने निशानदेही की इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई कंप्रीहेंसिव प्लान नहीं बनाया गया। ठीक है, मतलब सिर्फ बात की जा रही है या काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारे सर से ये ख़त्म हो जाए, हम स्टिकर्स लगा के एक डेटा दे सके हुकूमत को, इंतज़ामिया को कि जनाब हमने ये काम कर लिया। अब सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना वो फिटनेस के ज़ुमरे में आ गई हैं, बेशक वो काला धुआं क्यों ना छोड़ रही हो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। तो देखते हैं कि ये जो सिस्टम लेकर आया गया है इनकी तरफ से ये कितना कारआमद साबित होता है और सड़कों पर जो गाड़ियाँ जब हमें नज़र आएंगी तो वो कितनी फिट होंगी। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और आज चूँकि यौम तकबीर है तो उसी हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना मिली नगमों का एक सेक्शन रखा जाए और इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात भी अपने टैलेंट से कराई जाए और कुछ जो है वो मौसीकी का तड़का भी लगाया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राशेल बाबर हैं जो कि गिटारिस्ट है, गिटार में मौजूद है। हेलो, कैसे हैं? ठीक है राशेल आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसलिए हम हंसते हैं क्योंकि राशेल हमेशा कहते हैं आप मेरा नाम गलत प्रोनाउंस करती हैं, तो इस दफ़ा मेरे ख्याल से सही प्रोनाउंस किया है। नहीं, इस दफ़ा भी गलत ही इस दफ़ा भी क्या नाम है? राशेल नहीं है, रिशाइल। रिशाइल है। ओ माय गॉड, ये हमेशा मेरा ना जो नाम है ना राशाइल का गलत हो जाता है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद और याद करूंगी और जो है ना उसको सही करने की कोशिश करूंगी। और उसके साथ आलिया एंड आयशा ने भी हमें ज्वाइन किया। आलिया एंड आयशा आपको वेलकम कहते जागो लाहौर में। आपका नाम सही क्यों बोला है ना मैंने? परफेक्ट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। चलिए जी, तो मुझे बताइए आजकल क्या चल रहा है? क्या कुछ की चीज़ें प्रिपेयर कर रही हैं? क्या चल रहा है? फ्यूचर की प्लानिंग क्या हो रही है? स्टडीज़ चल रही हैं। अच्छा। तो वो तो आपको पता हाँ, चलती वो तो साथ साथ ही हैं। हाँ, उसके अलावा प्रोग्राम्स एंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोजेक्ट्स भी अपने कर रहे हैं साथ साथ, तो वो तो साथ ही लेकर चलना है ना इंशाल्लाह। फील्ड को भी अपने टाइम देना प्रॉपर। ठीक है। और आलिया आपका भी सेम? बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं ना, बहने हैं ना तो। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन साथ साथ सारी चीजें साथ साथ ही। हाँ बिल्कुल, अभी तो साथ मेरे साथ थोड़ी लड़ाइयाँ भी चल रही होती है अच्छा। आपस में। मेरे सेकंड ईयर के पेपर हो रहे हैं, खत्म हो गए हैं बट एक रह गया है, अच्छा। तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, तो इट मीन्स के भी प्रेशर भी है साथ साथ। पेपर्स के अंदर घर में इजाजत मिल गई थी कि ठीक है जाओ पेपर छोड़ के तुम जाओ पेपर इतना इजी है, तर्जुमातुल कुरान का क्या बताते बात हैं। है जी। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो कि जी ऐसे ऐसे पेपर इजी हैं, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है एग्जाम्स का। वो तो रिजल्ट पे पता चलता है ना फिर मसला क्या। ये तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है। तो आप बताएं मुझे कैसा, आपकी क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कर रहे हैं आजकल रशाइला? मैं भी आजकल पेपर वगैरह दे रहा था। अच्छा, आप भी पेपर आलिया और दे- मैं एक साथ ही। अच्छा, अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं? बस आखिरी रह गया, बस उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। क्या बात है, वाजी बात। तो क्या सोचा है आगे क्या करना है यूनिवर्सिटी में जाके? पढ़ना है। नहीं मतलब किस तरह का करियर किस तरह का ऑप्ट करना है? इसी साइड पे जाना है जो म्यूजिक की तरफ, या फिर कोई और भी परसू करना है करियर?
इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करना है सूफी कलाम एंड नात ख्वानी को, और उसके स्टडीज अलावा भी उसी हवाले से ही करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आईटी करूँगी, सोचा तो है, अब देखें क्या होता है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं कि ये अभी क्योंकि आप लोग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ पर किस तरह की तैयारी कराई जा रही है खास तौर पर? बहुत अच्छी, उधर इतनी अच्छी करवाई है तो आज हम कह रहे हैं ना हमारी तैयारी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। साथ ही साथ जो है ना इस तरह के एक्टिविटीज, म्यूजिक भी और बाकी सारी चीज़ों को भी साथ लेके जाया जाता है। तो आशा आप भी वहीं से पढ़ी है? बिल्कुल, मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ। मैम हलीमा सादी है वहाँ पर, माशाल्लाह वो टैलेंट को बहुत प्रमोट करती है, और मैं समझती हूँ जो भी उनकी सोसाइटी से होकर गया ना, वो एक नाम बना है और बहुत कामयाबियाँ मिली हैं उनकी दुआओं की वजह से भी, उनके सपोर्ट की वजह से भी। मतलब आप में सुर तो होता है और ये सीखना पड़ता है, इसको पॉलिश करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा आपने ज़िंदगी में आगे कैसे चलना है, आप में कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, अपने पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करना है, वो मैम हलीमा ने सिखाया। सो थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है जी। बाकी थैंक यू सो मच आपका कि आप हमें इतना अच्छा टैलेंट देती है। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है कि आप वो टैलेंट को, अल्लाह पाक उनका साया सलामत बच्चे के अंदर आप टैलेंट देखती हैं, उसको पॉलिश करती हैं और फिर वो टैलेंट हमारे तक आता है, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? जनाब बहुत ही खूब माशाल्लाह। लगती नहीं है आप दोनों के जब आप सुर लगाएंगी, वो क्या बात है माशाल्लाह, खूबसूरत। और आप तो वैसे ही अच्छा साथ साथ उनको कह ले कि कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ये भी बड़ी, मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तभी आपका सुर और वो सारी चीज़ें ना आपको सुनने में भी अच्छा लगता है और गाने में भी अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे बताएं घरों में घर में ज़्यादा किसको सपोर्ट करते हैं? दोनों ही बहनें जो है ना वो गा रही होती है या सूफी कलाम पढ़ी होती है, तो घर वाले किसको ज़्यादा? अलावा मेरा छोटा भाई है, उसको भी सपोर्ट करता है। अच्छा, वो भी सूफी कलाम की तरफ है? बिल्कुल, वो भी गाता वो है? हमसे ज़्यादा सुरीला है माशाल्लाह। वाह जी वाह। तो बस यही प्रैक्टिस चल रही होती है हर वक्त, नाश्ता खाने में सब में, बस हमारा सुर भी साथ से। तो मुझे बताएं आप रशाइल, आप भी गाना गा रहे हैं कि सिर्फ गिटार ही बजाना आपने? सिर्फ गिटार ही बजाना भी। अच्छा, गाने का कोई शौक नहीं है? शौक है लेकिन इतना अच्छा मेरे से गाया नहीं जाता। ये पहला सिंगर है या वो है जिसने कहा है कि जो शौक है लेकिन अच्छा नहीं गाता, वरना सारे कहते हैं हम तो बहुत अच्छे सिंगर हैं। लेकिन ये गलतियाँ बहुत अच्छी निकाल। अच्छा, ये भी कोई होता है जो अच्छा सुनने वाला हो ना, तो वो गलतियाँ भी अच्छी निकाल सकता है। तो आगे आपने भी इसी फील्ड को ऑप्ट करना है रशाइल? इस फील्ड को साथ साथ रखते हैं और आगे मैंने फिल्म एंड टीवी की तरफ। अच्छा, फिल्म एंड टीवी की तरफ जाना है, मेजर वो होगा आपका, साथ ही साथ इसको भी आप म्यूजिक को लेकर चलोगे। तो सिर्फ ये बजाने में, गिटार प्ले करने में, या फिर कभी लिखना भी कोशिश की है, कंपोजिशन करने की भी कोशिश की है? कभी बैठ जाता हूँ तो करता रहता हूँ इससे कुछ ना कुछ के कुछ बन जाए, कोई धुन बन जाए। तो कभी बनी, कोई धुन बनी है? एक दफा मैंने बनाई थी। अच्छा, फिर वो मैंने कजन को सुनाई अपने। तो उसने क्या तो कहा? कहता दोबारा ना बनाई। वो कहता कि इस तरह की पहले भी बनी। मैं कह रहा हूँ नहीं बनी। फिर उसने मैंने निकाल के दिखाई, कहता इस तरह की पहले ही बनी। चलो कोई नहीं, आप दोबारा से कोशिश करना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कोई इंडिविजुअल गिटार प्ले करके दिखाओ हमें। इंडिविजुअल? हाँ, गाने बजाने आते हैं बस। तो कोई नहीं, बजा दें आप। तो आयशा, कभी ऐसा हुआ है कि दोनों बहनें भी लड़ रही हूँ घर में सिंगिंग के ऊपर कि मैंने ये गाना गाना था, तुमने ये गा दिया, मैंने ये कलाम गाना था, तुमने ये गा दिया, क्यों गाया? हम लोग आजकल ऐसा है ना कि आप कुछ भी अपलोड करते हो तो एक पेज पर अपलोड कर सकते हो। अच्छा, दूसरे पे नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे पे आपके कॉपीराइट आ जाता है। इंस्टा पर तो कोलैबोरेशन हो जाते हैं, टिकटॉक वगैरह पर, हाँ टिकटॉक पर भी ऐसा होता है आजकल। तो जब भी हमने कोई वीडियो बनानी होती है तो हम लोग अपने लिए अलहदा बनाते हैं, और कभी मेरी अच्छी बन जाए तो कहती है अब मैंने भी ये बनानी है अलहदा, ताकि हम अलहदा पढ़ लेती है एक मिनट। हाँ, तो इसमें हमारी बहुत लड़ाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोई पढ़ रही हो कुछ अच्छा सा और मुझे अच्छा लगे और मैं फौरन बना लूँ वीडियो, तो ये बाद में कहती है ओ ये तो मैंने बना ली, तो तुमने क्यों बना ली है? कभी कभार ऐसा भी होता है, मैं वीडियो बना लेती हूँ फिर ये भी बनाती हो, इस पे वायरल हो जाती है, मेरे पे नहीं होती, फिर मैं कहती हूँ तुम्हारे पे क्यों हुई है, मैंने पहले लगाए। कुछ आइडियाज इसके चल रहा है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप दोनों, कोई नहीं, एक ही खानदान है, एक ही फैमिली है, दोनों बहनें हैं, क्रेडिट दोनों को जाता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आप तीनों आए। बट लास्टली एक और मिली नगमा हम आपसे जाते जाते सुनेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाते जाते मेरी नगमा सुनते जाइए।